हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। तो मेरे लिए y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना ज्यादा आसान है। एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन टू यू जिसके अंदर c टर्म 0 है, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग इक्वेशन होगी, उसका आंसर होगा 0,0। तो जो टेक्निक हमने लास्ट में यूज की सब्स्टिट्यूशन मेथड में, वो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर भी यूज करें। वर्ड प्रॉब्लम से डरना मना है। ये मेरा एक वादा है कि इन द नेक्स्ट मॉड्यूल आई विल शेयर द टिप्स एंड टेक्निक्स टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स. Hello everyone and welcome back to the lesson on pair of linear equations in two variables from class 10 CBSE syllabus. इस चैप्टर का एक मॉड्यूल हम कवर कर चुके हैं जिसमें से दो सब टॉपिक्स, कौन से हैं वो दो सब टॉपिक्स? ग्राफिकली सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। ये दोनों टॉपिक्स हमने बहुत डिटेल में लास्ट मॉड्यूल में कवर किए। आई होप आपने देखा है वो मॉड्यूल, नहीं देखा तो जरूर देखना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मॉड्यूल। और आज हम क्या करने वाले हैं, छोटा सा टॉपिक जल्दी से खत्म करेंगे। एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो मेथड्स है हमारे सिलेबस में। पहला एल्जेब्रिक मेथड है सब्स्टिट्यूशन एंड दूसरा है एलिमिनेशन। कौन सा बेटर है, किसको कब यूज करना चाहिए और इनका इंटरप्रिटेशन क्या है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है एग्जाम्पल फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक पेयर चाहिए। तो हमें पेयर दिया हुआ है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 3। और जैसा हेडिंग में लिखा हुआ है, यू हैव टू सॉल्व दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ लिख कर आता है तो आपको वही मेथड यूज करना है, अदरवाइज आप कोई भी मेथड अपनी मर्जी का यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन। मेरी पर्सनल चॉइस एलिमिनेशन है एंड आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों की एलिमिनेशन ही होगी। जल्दी से रिवाइज करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने से बहुत आसानी होती है। करना क्या है, पहले दोनों इक्वेशंस को हम ले लेते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। एक इक्वेशन को हमने 1 मार्क कर दिया, दूसरे इक्वेशन को ऑब्वियसली नंबर 2। दोनों इक्वेशंस में जब ज्यादा सिंपल इक्वेशन दिख रही है, इक्वेशन नंबर 1 x प्लस 2y इक्वल टू 3। मेथड की टेक्निक ये है कि किसी भी एक इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल जो आपको ठीक लग रहा हो उसको दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक लग रहा हो तो क्या मतलब, कोई हम बायस थोड़ी कि x और y में क्या अच्छा लग रहा है, बट जिसका कोएफिशिएंट हमें 1 मिल जाए। 1 मिल जाने से हम इसको अगर रीराइट करें तो आई कैन राइट डाउन x एज 3 माइनस 2y। 3 माइनस 2y यानी कि x की वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ y। बस अब हम इस वैल्यू को कहां लेकर जाएंगे, दूसरी इक्वेशन में लेकर जाते हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। अब इसके अंदर इस x की जगह पर हम वैल्यू डाल देंगे 3 माइनस 2y। जैसे वैल्यू डाली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब ये क्या है, दिस इज वन सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको सिंप्लीफाई करना सबको अच्छे से आता होगा। 7 इंटू 3 21 एंड माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। इन दोनों y के टर्म्स को हमने कंबाइन कर दिया, हमको मिल गया माइनस 29y इक्वल टू माइनस 19। 2 में से ये 21 को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 19, बड़े आराम से y का वैल्यू आ गया 19/29। अब इस 19/29 को हम वापस लेके चलते हैं x के पास, ठीक है। इस वाली एक्सप्रेशन में, x की एक्सप्रेशन में अगर हम y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास आ जाता है 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y। और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो बड़े आराम से हमारे पास x का वैल्यू आ गया 49/29। ये है सिंपल टेक्निक ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड थ्रू एग्जांपल नंबर 4 एनसीईआरटी। एग्जाम्पल नंबर 7 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप्स का है। अब आप सोचोगे इस छोटे से टॉपिक में भी क्या इंपॉर्टेंट है। एक बहुत जरूरी चीज जो हम इस पेयर ऑफ इक्वेशंस में ऑब्जर्व करेंगे। इक्वेशंस लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड द अदर वन इज 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। वही सेम टेक्निक। एक इक्वेशन, मुझे इसमें भी कोएफिशिएंट यहाँ पर x का 1 ऑटोमेटिकली मिल रहा है, तो आई विल रीराइट दिस इक्वेशन। x इक्वल टू 4 को इधर ले गए, पॉजिटिव हो गया, 2y को इधर ले गए, नेगेटिव हो गया। सो x की वैल्यू आ गई 4 माइनस 2y। अब मुझे इसको किसके पास लाना है, इसके पास लाना है, तो ले आते हैं। x की वैल्यू को हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया तो हमको मिल गया 2 टाइम्स ऑफ 4 minus 2y plus 4y minus 12 equal to 0. Now this is again only one simple linear equation in y जिसको हम बड़े आराम से सॉल्व करते हैं। 8 minus 4y, अरे बाप रे बाप, this is minus 4y plus 4y getting cancelled। और मुझे क्या मिल रहा है,
8 minus 12 gives me minus 4 equal to 0. How is this possible? This is definitely not possible. ये minus 4 equal to 0 एक ऐसी situation हमको मिल रही है जो absolutely incorrect statement है. ऐसे केस में हम आंसर कैसे करेंगे? This is a false statement. So such a situation is not possible. So this pair of equations do not have a solution. Common की बात छोड़ो, it is doesn't have a solution. समझ आ गया? अब ये था क्या question? Why is this so special? Two rails are represented. जैसे रेलवे ट्रैक में अगर आप रेल्स को देखोगे, देखो पैरेलल टू ईच अदर. अगर वो पैरेलल नहीं होंगी गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है. सो टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू इक्वेशंस. इनका पैरेलल चलना जरूरी है. इसलिए ये जो लास्ट लाइन है ना, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर. विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर. क्रॉस मतलब क्या? वो इंटरसेक्ट करेंगी. अगर इनका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल, यानी कि वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. तो कंक्लूड करते हैं इस आंसर को. सो द टू रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर. अब ये एग्जांपल एनसीईआरटी का है और हम लोग कई बार एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं. छोटा सा एग्जाम्पल, प्यारा सा आंसर, बट ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन. बी केयरफुल अबाउट सच क्वेश्चंस. अब ये सिंपल सी एक्सरसाइज 3.2, लेकिन इस सिंपल सी दिखने वाली एक्सरसाइज में भी कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं. क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट्स हैं, हम एक एक करके सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 2, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट्स तो मैम ने गायब कर दिए. गायब नहीं कर दिए हैं. इन माय नेक्स्ट मॉड्यूल द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, आई विल पिक अप द सीबीएसई PYQs, जिसके अंदर सारी वर्ड प्रॉब्लम्स, 10 different types of word problems with different tips and techniques I'll be doing. So we'll cover the word problems of NCERT side by side through that module. ठीक है. So stay tuned for that. But तब तक हम ये सॉल्विंग वाला पार्ट समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 स्टेप्स है. पहले इक्वेशंस को बनाना और फिर इक्वेशंस को सॉल्व करना. अगर हम इक्वेशंस को सॉल्व करना नहीं सीखेंगे तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? ठीक है. फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं. x plus y equal to 14 and x minus y equal to 4. वही मेथड, पहली इक्वेशन लिखी फिर दूसरी वाली लिखी. दोनों में से जो आपको पसंद आए. मैंने फर्स्ट वाले में से चूज किया. x has come out to be 14 minus y. अब हम इसको लेके जाएंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन के पास. x का वैल्यू यहां लेकर आए, सब्सटीट्यूट किया, ये बन गया. बहुत सिंपल आंसर है. सो आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट. y का वैल्यू बड़े आराम से आता है 5. अब इस वैल्यू को हम लेके जाएंगे वापस से x के पास. जब हम इसको x के पास ले गए, यहां पर y का वैल्यू हमने 5 सब्सटीट्यूट किया, तो हमारा आंसर आता है 14 minus 5 और बड़े आराम से x का आंसर आ गया 9. आसान था. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब, उसमें क्या इंटरेस्टिंग है. राइट. नेक्स्ट पार्ट में कुछ खास अलग नहीं है, लेकिन दोनों इक्वेशंस में एक है s minus t equal to 3 और दूसरा है s by 2 plus t by 2 equal to 6. कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन somehow सॉल्विंग के टाइम पर ये फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, इरैशनल्स थोड़ा सा मुश्किल खड़ी करते हैं. पर पहला वाला पार्ट देखते हैं पहले. फर्स्ट इक्वेशन s equal to 3 plus t. ये सिंपल था, मैंने इसको रिजर्व कर लिया. इसको मुझे लेके जाना है सेकेंड इक्वेशन में, लेकिन सेकेंड इक्वेशन मुझे थोड़ी कंफर्टेबल नहीं लग रही है. क्यों नहीं लग रही है? ये 3 इन द डिनोमिनेटर, 2 इन द डिनोमिनेटर. तो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा. तो अगर एलसीएम लेना ही पड़ेगा तो पहले ही ले लेते हैं. इफ यू सी ऑल द टर्म्स, लेफ्ट साइड राइट साइड, इनका एलसीएम बनता है 6. सो अगर मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो व्हाट विल बी द न्यू लुक? एलसीएम लिया मैंने 6, यानी कि इसको हम सारी की सारी इक्वेशन को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट, तो हमारा आंसर सिंपल हो जाएगा. देखते हैं क्या बनता है. मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, 2s plus 3t equal to 36. अब लेके आते हैं ना s की वैल्यू वहां से यहाँ, s की वैल्यू को हम वहां से यहाँ लेकर आ गए हैं. तो अब 2 times of 3 plus t plus 3t equal to 36. फिर से बन गया सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल t. इसको हमने सॉल्व किया, बड़े आराम से हमारा t का वैल्यू आ गया. t का वैल्यू आ गया, हम लेके गए वापस इसके पास और हमारा हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पर s equal to 9. सो आई होप दैट्स ओके. क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर. यही है मेथड. अब इसका ये वाला पार्ट फिर से इसके ऊपर आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट. यानी इस पार्ट में भी कुछ ना कुछ स्पेशल आने वाला है. बहुत आराम से उसी टेक्निक से सॉल्व करते हैं. सिर्फ लास्ट के आंसर को हमें इंटरप्रेट करना है. कैसे करना है? फर्स्ट इक्वेशन 3x minus y equal to 3 एंड द अदर इक्वेशन 9x minus 3y equal to 9. सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है. इसमें से भी जो इक्वेशन आपको अच्छी लगे वो आप चूज कर सकते हो. मैंने एज यूजुअल फर्स्ट वाली चूज की. इस बार मैंने y को रखा एक साइड पर. y को क्यों रखा?
इस बार y का कोएफिशिएंट 1 था, तो मेरे लिए y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना ज्यादा आसान है। मेरे लिए इसे मतलब है हर बच्चे के लिए। सो दिस इज वन एडवाइस आई एम गिविंग यू, चेक आउट फॉर द वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट 1 है। जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसी को लेफ्ट साइड पे रखते हुए बाकी सारी टर्म्स को राइट पे ले जाओ। सो दिस इज लाइक, अब y को यहां ले आए तो ये बच गया 3x माइनस 3। इस वैल्यू को हमें कहां लाना है? हमें इसके पास लेके आना है। x का वैल्यू हम नहीं कर रहे हैं, अब की बार हम y को रिप्लेस कर रहे हैं। सो दिस विल बी 9x माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। इसको हमने ओपन किया, 9x माइनस 9x plus 9 equal to 9. Something so interesting coming up again. 9x minus 9x. Wow. So this is like 9 equal to 9. 9 equal to 9 is a situation like wow. कितनी pleasing सी situation आ गई है ना. बट क्वेश्चन में प्लीजिंग की क्या बात है? हमें तो सोल्यूशन देना है। सोल्यूशन देने का मतलब है ऐसी सिचुएशन को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट आता है 9 इक्वल टू 9, पिछले एग्जाम्पल में स्टेटमेंट था -4 इक्वल टू 0। -4 इक्वल टू 0 को हमने कहा था ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, पर 9 इक्वल टू 9 तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ना। तो दैट मीन्स दिस इज अ स्टेटमेंट विच विल बी ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू से मतलब है कोई भी वैल्यू आप x की दे दो तो हमारा आंसर जो भी आएगा उसके बाद भी 9 इक्वल टू 9 इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट। इस केस में हम कहते हैं देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर -4 इक्वल टू 0 हमारे पास आया था विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो द लाइंस विल नेवर मीट एंड दे डू नॉट हैव अ solution। लेकिन अगर सिचुएशन आती है 9 इक्वल टू 9, सच अ सिचुएशन विल ऑलवेज बी ट्रू। उसको x या y की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब लेकिन क्वेश्चन कह रहा था सॉल्व, वी हैव टू प्रोवाइड सर्टेन सॉल्यूशंस। हमने ये कह दिया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को देखें y इक्वल टू 3x माइनस 3, अब इसके अंदर जो मर्जी वैल्यू आप x को सब्स्टिट्यूट करो y आ जाएगा, एंड ऑल सच ऑर्डर्ड पेयर्स will be nothing but the solutions of the given pair of linear equations. So ये केस है हमारा infinitely many solutions का। और infinitely many solutions के आंसर को कैसे कंक्लूड करते हैं? ऐसा एक इक्वेशन बनाओ and all the solutions of this, okay, this means any value of x can be given and you get a corresponding value of y और वो उसका solution होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, अगेन बहुत ही प्यारा सा पार्ट है, 0.2x plus 0.3y। बट पॉइंट, क्या जरूरत थी ये पॉइंट लगाने की भाई? क्या जरूरत थी भाई तुम लोगों को बताना था कि ऐसे ऐसी इक्वेशंस में जहां पर थ्रू आउट वन प्लेस ऑफ डेसिमल है, यू कैन गेट रिड ऑफ दैट बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10। तो सबसे पहले मैं डेसिमल, नाउ सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग उन बच्चे क्या जरूरत है मैम को डेसिमल से डर लगता है क्या? हाँ मुझे डर लगता है। एग्जाम में अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं डेसिमल्स को खत्म करके सॉल्व करूं तो आई विल नॉट टेक अ चांस टू मेक एनी मिस्टेक। सो पूरी की पूरी इक्वेशंस को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बन गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, ये ज्यादा बेटर लुकिंग है, और डेसिमल की एक गलती और आंसर चला गया। व्हाई शुड आई टेक अ चांस इन द एग्जाम? तो अब इसमें से अगेन एनी वन ऑफ यू कैन चूज। मैंने ये वाला देखा, x को लिया, इट विल बी 13 माइनस 3y बाई 2। इस वैल्यू को हम लेके जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये वाला x का वैल्यू आ जाएगा हमारा इस वाली इक्वेशन में। यहाँ पर x का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23, जिसको हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके हमारा वैल्यू आ जाता है y का 3। अब y का ये वैल्यू जो 3 आ गया है, इसको हम लेके जाएंगे x के पास। इसके x के पास लेके गए तो यहाँ पर y का वैल्यू हमने 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई किया तो x आ गया 2। ठीक है, बड़े आराम से सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये सारे उन बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भाई इसमें तो बड़े सिंपल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, हमको ये किताब लाके दो, वो किताब लाके दो। चिल्ड्रन ट्रस्ट मी, फॉर एनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आई पर्सनली फील एनसीईआरटी बहुत अच्छे पार्ट्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आराम से समझ आते हैं। अब ये स्पेशल कैसे है? अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता तो कितने लोगों को मालूम है इसका स्ट्रेट आंसर क्या होगा? अगर नहीं पता है तो लास्ट मॉड्यूल चेक करो, मैंने ढंग से समझाया था। मैं यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाती हूँ। हमने दोनों इक्वेशंस को लिख लिया, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दीज टू इक्वेशंस? व्हाट इज सो स्पेशल? a b 0 नहीं है, लेकिन द c टर्म, द कांस्टेंट टर्म इज मिसिंग फ्रॉम बोथ। अगर ऐसा कोई इक्वेशन होता है जिसका कांस्टेंट टर्म मिसिंग होता है, ये हमने यहाँ पर देखो c नहीं है,
यहाँ पर भी c का वैल्यू नहीं है, द कांस्टेंट टर्म इज नॉट देयर। तो हमने लास्ट मॉड्यूल में डिस्कस किया था, अगर ऐसा सिचुएशन है तो इस इक्वेशन का ग्राफ विल बी अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड 0,0 इज अ सोल्यूशन, यानी कि 0,0 इसका भी सोल्यूशन होगा और 0,0 इसका भी सोल्यूशन होगा। इसका है और इसका भी है, इसका मतलब ये दोनों का है और दोनों का कॉमन सोल्यूशन इज ओनली द सोल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो इस पर्टिकुलर पेयर का अगर ये एमसीक्यू में आता है, इसका क्या, किसी का भी एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन टू यू जिसके अंदर सी टर्म 0 है, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग इक्वेशन होगी, उसका आंसर होगा 0,0। बट यहाँ बड़ा क्लियरली लिखा है फॉलो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। टेक्निक वही है, x का वैल्यू लिया, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया, फिर y की इक्वेशन आ गई, y कॉमन लिया तो ऑब्वियसली आपके पास 0 ही आना है। तो यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा हो, फाइनली गेट द आंसर y इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद वापस वहां लेके गए, y की जगह 0 डाला तो x भी 0 हो गया। सो द कॉमन सोल्यूशन इज 0,0, ठीक है। लास्ट पार्ट है इसका, अगेन ये भी इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, बट अगेन देयर आर सर्टेन डिनोमिनेटर्स। अगर इनको मैं देखूं कि दोनों इक्वेशंस में थ्रू आउट हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाइड हो जाएगी। मैंने दोनों को किया है अपनी मर्जी से, आपको लगे नहीं करना है तो मत करो, बट ट्रस्ट मी दिस विल रियली हेल्प। 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12 और दूसरे केस में हमको मिल गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अगेन द सेम टेक्निक, बट इसमें थोड़ा सा वेरिएशन मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये वाला इक्वेशन अब ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। अगर ये इक्वेशन ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है तो हम x को रखते हैं यहाँ पर इक्वल टू 13 माइनस 13y बाय 2। अब हमने यहां से x का वैल्यू निकाला है, हम इसको कहां लेके जाएंगे, हम इसको यहां लेकर जाते हैं, ठीक है। हम इसको इसमें लेके जाएंगे, वही x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया और y का वैल्यू हमने निकाल लिया 3। अब अगर y का वैल्यू 3 आ गया, इसको हम यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं तो y का वैल्यू हम यहाँ पर 3 डालेंगे तो हमारा आंसर बड़े आराम से आ जाता है x इक्वल टू 2। दिस कंप्लीट्स अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एक क्वेश्चन है इसके बेस पर, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, PYQs में भी 2 मार्क्स में आ सकता है। एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आई होप ये रिमेंबर, ये रियल नंबर्स में भी मैंने बताया था हेंस का मतलब क्या होता है। हेंस का मतलब होता है कि पहले उसके पहले का पार्ट का आंसर निकालो और उस आंसर को यूज करते हुए somehow you will find the value of m, right? So 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24. सिंपल दो इक्वेशंस हैं भाई, बट इसके अंदर एक छोटा सा एडवाइस एंड टिप। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब था एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू लिया और दूसरे में सब्स्टिट्यूट किया। उसके हिसाब से तो मुझे लिखना चाहिए x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2, लेकिन मैं ऐसा यहाँ पर नहीं करूंगी। आई विल रादर कीप 2x इन द लेफ्ट हैंड साइड। ऐसा क्यों? 2x हमारा पर्पस था बेसिकली एक वेरिएबल को रिप्लेस करना। जब एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में भी 2 ही है तो हम सीधा 2x को रिप्लेस करते हैं ना। सो वी गेट 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y और सीधा 2x की वैल्यू हम यहाँ ले गए 11 माइनस 3y और आराम से हमारी y की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू को हम फिर वहां लेकर गए, x की वैल्यू आ गई बड़े आराम से हमारे पास -2 और x की वैल्यू -2 आ गई, y की 5 आ गई। अब हमें निकालना था वो एक्सप्रेशन y इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -2, सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व किया तो हमारे पास आता है m इक्वल टू -1। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। एलिमिनेशन मेथड मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद है, जल्दी हो जाता है एक तो, और इसमें आंसर आई थिंक कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं, जल्दी से एक वेरिएबल कैंसिल हो जाता है और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू आ जाता है। हालांकि दोनों मेथड्स अच्छे हैं, अपने टाइम पर काम आते हैं, लेकिन अगर मुझे चॉइस मिले आई विल चूज एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। चलो ये वाला फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 ना। एक छोटी सी चेंज मैंने किया है लिखते समय, सब्स्टिट्यूशन में मैंने एक लेफ्ट पे लिखा, एक राइट पे लिखा, ठीक है। एक इक्वेशन से हमने वैल्यू डिराइव किया, दूसरे में पुट किया, सॉल्व किया, फिर फर्स्ट में गए। इसमें हम दोनों इक्वेशंस को एक साथ लेकर चलते हैं। सो एवरी टाइम आई विल राइट द पेयर एज अ पेयर टुगेदर एज अ डबलेट। मैंने लिख लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। इसकी टेक्निक क्या है? इसकी टेक्निक ये है, चाहे आप x को चूज करो एलिमिनेशन के लिए, चाहे आप y को चूज करो, दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। साइन की चिंता मत करो, साइन अगर ऑपोजिट है हम ऐड कर देंगे, अगर सेम है हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो आई ओनली मीन टू से
द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है। 2 को अगर मुझे 4 बनाना हो तो मैं कैसे बना सकती हूँ? इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके। इस 4 को मुझे 2 बनाना हो तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? डिवाइड करने से। लेकिन डिवाइड करने से यहाँ 7 प्रॉब्लम करेगा, ठीक है? तो अवॉइड डिविजन्स एंड चूज मल्टीप्लीकेशंस। तो हमें ये देखना है, अब यहाँ है 3y और यहाँ 6y। अगर हम 3 को 6 बनाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब मैंने कहा 3 को अगर 6 बनाना है, खाली 3 को नहीं बनाना है, पूरी की पूरी इक्वेशन, सो दैट द इक्वेशन रिमेन्स द सेम। तो मैंने चूज किया पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 से मल्टीप्लाई करना तो इसका मतलब इस नई इक्वेशंस, अब दोनों इक्वेशंस को हम दोबारा लिखेंगे, नॉट ओनली वन। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, सिर्फ एक ही इक्वेशन को रीराइट करते हैं। दैट्स अ सजेशन एंड अ स्ट्रॉन्ग एडवाइस, दोनों इक्वेशंस को रीराइट करो। सेकंड वाली तो वैसी की वैसी है। फर्स्ट वाली क्या हो जाएगी? फर्स्ट को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 4x प्लस 6y इक्वल टू 16, और दूसरी वाली एज इट इज। अब इन दोनों इक्वेशंस में से मुझे एक वेरिएबल को हटाना है, ठीक है? दोनों का साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा? देखो, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइंस चेंज हो जाते हैं। 4x माइनस 4x, ठीक है? 6y माइनस 6y, 16 माइनस 7। बट ये कुछ स्ट्रेंज लग रहा है मुझे, ये तो दोनों ही कैंसिल हो गए। तो ये तो फिर से वही सिचुएशन आ गई, 0 इक्वल टू 9। हाउ इज दिस पॉसिबल? सो द सेम काइंड ऑफ सोल्यूशन जो हमने वहां डिस्कस किया, दैट दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, एंड इफ दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस डू नॉट हैव अ सोल्यूशन। ऑल राइट, तो ये वाले पर्टिकुलर केस में भी अगेन इट हैज बीन पुट अप एज एन एग्जाम्पल, ठीक है? तो ऐसे केसेस आ सकते हैं, घबराना नहीं कि मेरा आंसर गलत है, सॉल्व नहीं हो रहा है। कई बार बच्चे बड़े ना घबरा जाते हैं इस चीज को देखकर, ये कैसे हो सकता है, कहीं कुछ गलती हो गई है। सो ऑब्वियसली यू शुड क्रॉस चेक कि कोई गलती ना हो, लेकिन घबराना नहीं। 0 इक्वल टू 9 इज अ सिचुएशन विच विल नेवर बी ट्रू। तो ऐसे केस में कोई सिचुएशन आ रही है जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, जो ट्रू ही नहीं है, दैट मीन्स द गिवन पेयर इज इनकंसिस्टेंट एंड इट डजंट हैव अ सोल्यूशन। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, जिसमें बड़े प्यारे से 4 क्वेश्चन है। अब तक तो जो भी सारा हमने सब्स्टिट्यूशन में किया है उसको यूज करके हम यहाँ करते हैं। क्वेश्चन 1 से सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं सब्स्टिट्यूशन डिस्कस नहीं कर रही हूँ मॉड्यूल में टू सेव टाइम, लेट्स डू इट बाय एलिमिनेशन। पहला पार्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसमें मैंने बड़े प्यार से किसी एक वेरिएबल को चुनना है। मुझे एडिशन ज्यादा पसंद है ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ y का एक जगह कोएफिशिएंट नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो मैं y को एलिमिनेट करने के लिए y का कोएफिशिएंट सेम बनाती हूँ। तो यहाँ पर इट इज 1 एंड यहाँ पर इट इज -3। सो आई चूज टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 3। इसको मल्टीप्लाई किया हमने, रीराइट किया दोनों इक्वेशंस को। फर्स्ट बन गई 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 एंड द सेकेंड वन रिमेन्स एज इट इज। अब इसमें से मुझे y को हटाना है, y को एलिमिनेट करना है, तो मुझे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा, राइट? दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो हमारे पास ये 3y एंड -3y कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बचेगा 5x इक्वल टू 19, यानी कि x इक्वल टू 19 बाई 5। x का वैल्यू मेरे पास बड़े आराम से आ गया, ठीक है? अब हमने कोई इक्वेशन को चेंज किए बिना, जो ओरिजिनल इक्वेशंस हैं कोई भी चूज कर लो, फर्स्ट हो या सेकंड हो। मुझे फर्स्ट वाली ज्यादा सिंपल लग रही है, तो मैं x का यही वाला वैल्यू 19/5 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया, बड़े आराम से हमारा y का वैल्यू आ गया 6/5, और फाइनली दे वर आस्किंग फॉर अ सोल्यूशन। सो x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5 इज द सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट, सेम तरीका, दोनों इक्वेशंस हैं, सिर्फ एक वेरिएबल को चूज करो। आई थिंक अब तक सबको समझ आ रहा होगा कि सेकंड इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बिकम -4 एंड द अदर वन इज +4। फिर दोनों इक्वेशंस बन गए, हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करते ही हमारा 4y एंड -4y कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचेगा 7x एंड 14। 7x एंड 14, x का वैल्यू आ गया 2। x का वैल्यू आते ही इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप चूज कर सकते हो। मैंने फिर से इक्वेशन 2 चूज किया। इक्वेशन 2 को लिया हमने 2 टाइम्स ऑफ x, यानी 2 टाइम्स ऑफ 2 - 2y इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करके हमें y का वैल्यू बड़े आराम से मिल गया 1। नाउ सेकंड पार्ट हियर, थर्ड पार्ट, 3x - 5y - 4 इक्वल टू 9x
इक्वल टू 2y+7। यहाँ पर गलती हो सकती है। कैसे गलती हो सकती है? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लिखा हुआ है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लिखा हुआ नहीं है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 2y और 7 वाले टर्म्स को हमें लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि राइट साइड पे 0 हो। ठीक है, तो हमने रीराइट कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म्स में। अब सिंपल सी बात है, किसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए? यहाँ पर 5 और 2 में मुझे कोई सेंसिबल लग नहीं रहा, क्योंकि इसको मुझे 2 से करना पड़ेगा, इसको 5 से करना पड़ेगा। When I have the option of dealing with 3 and 9, 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो 9 बन जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो रीराइट किया, तो आ गई हमारे पास इक्वेशंस। अब इसमें बड़े आराम से कौन सा ऑपरेशन हम यूज करेंगे? यहाँ पर भी +9 है, यहाँ पर भी +9 है, तो इनको एलिमिनेट करने के लिए मुझे सब्ट्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग द 2। नाउ बी केयरफुल, ये है -15, साइन चेंज करके हो जाएगा -15 minus 2 will actually give me -15 plus 2, that gives me -13y -5 equal to 0, जिससे y का वैल्यू आ जाता है -5/13। अब दोबारा से फर्स्ट या सेकंड जो मर्जी, वहां पर आप y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x का वैल्यू निकालो, एंड दैट बिकम्स द कॉमन solution. So we have the solution as 9/13 and y is -5/13. अब लास्ट पार्ट है ये इस पूरी एक्सरसाइज का एंड मेरे मॉड्यूल का। इक्वेशंस लिख के फिर से डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं मुझे 2, 3, 3, एक एलसीएम ले लेते हैं, 6 आता है, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट द 2 इक्वेशंस बाय 6 इनको रीराइट कर देते हैं। बट इसमें हमने नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया हमने? इस केस में हम रीराइट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद था इनको सिर्फ एलिमिनेट करना। तो जो टेक्निक हमने लास्ट में यूज की सब्स्टिट्यूशन मेथड में, वो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर भी यूज करें। ठीक है, एलिमिनेशन में हमारा पर्पस है सेम बनाना है, तो सेम बनाने से एक वेरिएबल तो कैंसिल ही हो जाता है। चिल्ड्रन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऑलरेडी एलिमिनेशन मेथड में किसी ना किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं। टू अवॉइड इट ट्वाइस, लेट्स नॉट चेंज द डिनोमिनेटर्स हियर एंड मल्टीप्लाई, कि किसी भी एक टर्म का कोएफिशिएंट सेम हो जाए। अब सेकेंड इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? यहाँ पर था 2/3, यहाँ पे था 1/3, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2/3 बन के कैंसिल अपने आप हो ही जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो कौन सा ऑपरेशन हम यूज करेंगे? एडिशन। तो एडिंग द 2 इक्वेशंस, ऐड करने से ये दोनों तो वैसे ही चले गए, and this is 2 times of x and this is half of x, 2.5 x add होके बन जाएगा 5/2x and -1 + 6 gives me 5। ये बड़ी सिंपल सी इक्वेशन आ गई है, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब इन दोनों में से कोई भी, आई वुड डेफिनेटली चूज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है, 2 - 1/3y। ये सब सॉल्व करना अब मैं आगे नहीं सिखा रही हूँ। y का वैल्यू निकाला -3 एंड हमारा सोल्यूशन आ गया x = 2 एंड y = -3। चिल्ड्रन, दिस कंप्लीट्स द algebraic methods of solving। अब आ रही है बारी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स की। वर्ड प्रॉब्लम से डरना मना है, ये मेरा एक वादा है कि इन द नेक्स्ट मॉड्यूल आई शेयर द टिप्स एंड टेक्निक्स टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स इन सच अ मैनर कि मजा आने लगेगा वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, वेट, एंड द नेक्स्ट मॉड्यूल विल कम अप विद वर्ड प्रॉब्लम्स। डरना मना है। टिल देन, गुड बाय।